बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं। हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और एडीपी और एडीएस की जो क्लासेस हैं उनके लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है। तो जो लोग एडीपी एडीएस की क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा अगर आप कॉमर्स में हैं तो तब भी ये चैप्टर जो होता है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आज इसकी कुछ डेफिनेशंस पर हम जाएंगे, एक नज़र डालेंगे। अपने टॉपिक पर चलते हैं। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन लोगों ने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले है जी हमारे पास प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? मैं इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको पहले करा दूं। हम लोगों ने अपने जब स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, डिफ़ाइन कर रहे थे, तो हमने वहाँ पर आपको कुछ बातें बताई थी। हमने कहा था कि हम पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा को प्रेजेंट करते हैं, फिर डाटा को एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हमने डाटा की जो पहला हमने जो टॉपिक पढ़ा था, हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने डाटा को कलेक्ट करना सीखा था। हमने उसके डिफरेंट मेथड सीखे थे कि हमने कितने तरीक़ों से हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। हमने रॉ डाटा को डिफ़ाइन किया, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा को एक्सप्लेन किया। ये सारी चीज़ें हमने अपने पहले चैप्टर के अंदर देख ली थी। अब हम डाटा को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम डाटा को कितने तरीक़ों से प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन होती क्या है, और ये सारी चीज़ें हमारा आज का टॉपिक का हिस्सा बनती हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन को देख लें। प्रेजेंटेशन इज़ द मैनर। प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है? एक मैनर है और एक स्टाइल है इन विच समथिंग इज़ एक्सप्रेस्ड। प्रेजेंटेशन क्या है जी? एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसा मेथड है हमारे पास, एक ऐसा मैनर है, कोई ऐसा स्टाइल है, कोई ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। उस एक्सप्रेशन को, उस स्टाइल को हम लोग प्रेजेंटेशन का नाम दे देते हैं। आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, किसी अंदाज में पेश करते हैं, ठीक है ना जी, तो उस अंदाज को, उस स्टाइल को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रेजेंटेशन कह देते हैं। ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स में प्रेजेंटेशन क्या होगी कि ऐसी डाटा की ऑब्जर्वेशंस को इस अंदाज में लेकर जाना, इस अंदाज में, सादा अंदाज में दूसरों के सामने रखना कि कोई भी उस डाटा को क्या करे, समझ सके। और बुनियादी तौर पर हम उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन कहेंगे। तो प्रेजेंटेशन क्या है? एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा स्टाइल है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम अपने किसी भी चीज़ को सादा लफ्ज़ों में, सादा या आसान तरीके से उसको एक्सप्रेस करें तो उसे हम प्रेजेंटेशन कहेंगे। लेकिन क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में हैं तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स में हम प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे? प्रेजेंटेशन मीन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा जी? प्रेजेंटेशन बेसिकली इज़ अ मेथड होगा जी, एक ऐसा मैनर है, कोई स्टाइल है जिसमें हमने कुछ चीज़ को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या होता है? डाटा होता है। तो अब क्या है कि रॉ डाटा अरेंज्ड एंड रिड्यूस्ड, कि हमने रॉ डाटा को क्या करना है? अरेंज करना है एंड रिड्यूस्ड, और इसको रिड्यूस करना है। क्यों रिड्यूस करना है? ताकि इनटू अ फॉर्म, यानी कि इसको रिड्यूस करना है। किस तरह करना है? इनटू अ फॉर्म, इस शक्ल में विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, कि इसको समझना आसान हो जी, इसको एनालिसिस करना आसान हो जी, और इसकी इंटरप्रिटेशन आसान हो। तो उस तरीक़ेकार को हम लोग क्या नाम दे देंगे? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का नाम दे देंगे। तो सादा लफ्ज़ों में क्या है जी? रॉ डाटा अरेंज्ड एंड रिड्यूस्ड, कि रॉ डाटा को हमने अरेंज भी करना है, तरतीब लगानी है। अरेंजमेंट किसी भी शक्ल में हो सकती है हमारे पास। हमने उसको मुख्तसर करके लिखना है, उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखनी है। हमने रॉ डाटा जो हमारे पास एक्सप्रेस्ड हुआ पड़ा है, हमारे पास बिखरा पड़ा है, स्कैटर्ड हुआ पड़ा है, हमने उस वैल्यूज़ को, उस डाटा की अरेंज करनी है ताकि हम उसको इस अंदाज में पेश कर सकें, इस ईजी अंदाज में पेश कर सकें कि उसको लोग समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, उसको समझ सकें, हम उसको एनालिसिस का आसानी से कर सकें और उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकें। तो इस तरीक़ेकार को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का नाम दे देते हैं। तो बुनियादी तौर पर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है जी? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है? जो रॉ डाटा होता है या अनग्रुप डाटा होता है हमारे पास, वो इस शक्ल में हमने उसको अरेंज करना है, उसको रिड्यूस करना है, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, कि उसको समझना आसान हो,
ऑब्वियसली जब हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, उसकी क्लासेस बना लेंगे, मुख्तलिफ़ तरीके हैं, वो भी हम अगले टॉपिक पे जाकर डिस्कस करेंगे, तो उसको हमारा समझना आसान हो जाता है, उसको एनालिसिस करना आसान हो जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन आसान हो जाती है। तो इस तरीके को हम लोग क्या कह देते हैं जी, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब सवाल आता है कि प्रेजेंटेशन जो है वो हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के जी डिफरेंट वेज़ हैं। कुछ बुक्स में थोड़ी सी ज़रा इसमें चेंजिंग है, बहरहाल मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। तो ये मेथड है हमारे पास। सबसे पहले जी क्लासिफिकेशन है। आप अपने क्लासिफिकेशन के ज़रिए अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं, आप अपने डाटा को जो है ना प्रेजेंट कर सकते हैं, आप टैबुलेशन कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिए, आप उस तरह से आप डायग्राम ग्राफ बना सकते हैं। ये 4 डिफरेंट वेज़ हैं जिस तरीक़ों से आप क्लासिफिकेशन को आप डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्राम्स या हम ग्राफ बना लेंगे। तो डायग्राम और ग्राफ में क्या फ़र्क होगा वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होती है वो भी हम जाके देखते हैं। टैबुलेशन है जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और डायग्राम्स हैं। ये 4 डिफरेंट वेज़ हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते होते हैं। तो सबसे पहले जी चलते हैं क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन क्या होती है? ग्रुप्स बनाना, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा, यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा अमल है जिसमें हमने डाटा को क्या करना है, अरेंज करना है इनटू क्लासेस और कैटेगरीज। या तो हमने क्लासेस में उसको अरेंज करना है या कैटेगरीज बनानी है अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन द डाटा। जो भी डाटा के अंदर हमारे पास क्वालिटीज़ हैं उसकी बुनियाद पर हमने अपने डाटा को क्या करना होता है, अरेंज करना होता है डिफरेंट क्लासेस के अंदर या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर या डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को हम क्लासिफिकेशन कह देते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में समझ लीजिए जी क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम अपने डाटा को जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम अपने डाटा को क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो उस अरेंजमेंट को, उस क्लासेस बनाने को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, क्लासिफिकेशन का नाम दे देते हैं। तो क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जा सकती है, वो भी हम आगे जाकर पढ़ते हैं। अगर हमने जेंडर के लिहाज से क्लासिफिकेशन करनी है तो मेल और फीमेल की क्लासिफिकेशन करेंगे। इसी तरह अगर हमने स्टूडेंट्स के हाइट के अकॉर्डिंग करनी है तो हम क्लास ग्रुप्स बना लेंगे, हर एक की हाइट के और उनके अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन कर लेंगे। तो सादा लफ्ज़ों में क्लासिफिकेशन क्या है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर, यानी कि जो भी हम डेटा ले रहे हैं उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम बुनियाद बनाकर वो डेटा को क्लासिफाइड करेंगे, ग्रुप्स में तकसीम करेंगे, इस अमल को हम, इस प्रोसीजर को हम लोग क्या नाम दे देंगे, क्लासिफिकेशन का नाम दे देंगे। जैसे जेंडर के लिहाज से अभी एग्जांपल दी तो हाई जो है ना मेल और फीमेल को हम अलग कर लें। इसी तरह करके हमने क्लास में करना है तो मेल और फीमेल, बॉयज़ और गर्ल्स के रिज़ल्ट को अलग कर लें तो ये अरेंजमेंट हो जाती है। इसी तरह फेल और पास के ग्रुप्स बना लें। तो बहरहाल इस तरह करके हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इस तरह कॉलेज के अगर स्टूडेंट हैं उनको अगर हम डिवाइड करें तो मेडिकल, नॉन मेडिकल, इसी तरह जो है ना ICS के ग्रुप, और ये हमारे पास जो है ना ग्रुप्स बनते चले जाते हैं। ये हमारे पास क्या होंगे, क्लासिफिकेशन कहलाएंगी। आगे चलते हैं जी। क्लासिफिकेशन जो है ना वो कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले है कि जी क्लासिफिकेशन शुड बी अनएम्बिगियस। दूसरी बात यह है कि क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल। और तीसरी है जी क्लासिफिकेशन शुड बी रिजिड। मैंने यहाँ पर 3 ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं ताकि स्टूडेंट्स को याद रखने में आसानी हो। ये 2 मार्क्स की कहीं ना कहीं आ जाती है, डेफिनेशंस में आपसे पूछे जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ 2 मार्क्स की हद तक इसको कवर किया है। तो सवाल ये आता है कि जी क्लासिफिकेशन शुड बी अनएम्बिगियस, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई इबहाम ना हो, किसी तरह की इसके अंदर आप लोगों को शक ना हो, आपके पास कंफर्म हो कि ये क्लासिफिकेशन बनेगी। यानी कि ऐसा ना हो कि यानी कि दोनों ग्रुप्स जो है ना, जो हमने ग्रुप बनाए हैं जिसमें हमने डाटा को क्लासिफाइड किया है, वो दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ मैच ना करते हों। कंप्लीटली हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए जी। ये ना हो कि कहीं बाद में हम कोई स्टूडेंट्स जो है ना उसमें अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रुप में ऐड कर रहे हैं या हमारे पास बाद में कोई नंबर्स ऐड हो रहे हैं, इस तरह ना हो। हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है जी वो हमारे पास रिजिड होनी चाहिए, सख्त
यानी कि उसके अंदर होना चाहिए। यानी कि जो क्लासिफिकेशन हमने एक दफ़ा बना ली है, जो ग्रुप्स हमने एक दफ़ा बना लिए हैं, उनको दोबारा हम उसके ग्रुप के अंदर शामिल ना करें। यानी कि हर ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ जो है ना वो मैच नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी करैक्टरिस्टिक ना हो जो दोनों ग्रुप्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद है जी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे पास। तो 4 बुनियादों पर हम अपनी क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले है जी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, तीसरी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, और चौथी हमारे पास क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है। ये 4 किस्म की बेसिस हैं जिस पर हम अपनी क्लासिफिकेशन को करेंगे। तो क्वालिटेटिव का मतलब खुसूसियात है जी, एट्रीब्यूट भी इन्हें कहा जा सकता है। और जब हम एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पर अपने डाटा को क्लासिफाइड करेंगे तो इस क्लासिफिकेशन को हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का नाम दे देंगे। जैसे कि हमारे पर रिलीजन है, मज़हब की बुनियाद पर हम कर लें, मैरिशल स्टेटस की बुनियाद पर हम कर लें, और या जेंडर की बुनियाद पर हम कर लें, मेल फीमेल। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन जो है जी उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का नाम दे देंगे। सादा लफ्ज़ों में जब हम जो है ना किसी करैक्टरिस्टिक को खुसूसियात की बुनियाद पर, उनके एट्रीब्यूट की बुनियाद पर अगर हम डाटा को क्लासिफाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे जेंडर के लिहाज से मेल और फीमेल, रिलीजन के लिहाज से मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ये सारे आ जाते हैं। मैरिशल स्टेटस की बुनियाद पर जो है बैचलर हो गया, और इसी तरह मैरिड हो गया, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएगी। सादा लफ्ज़ों में डाटा आर क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पर जब हम डाटा को क्लासिफाइड करते हैं, एट्रीब्यूट वैसे कहते हैं खुसूसियात को, यानी कि नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में हो ये हमारे पास। अब रिलीजन एक नॉन न्यूमेरिक फॉर्म है, मैरिशल स्टेटस एक नॉन न्यूमेरिक फॉर्म है। यानी कि जब हम अब डाटा को एट्रीब्यूट की बुनियाद पर, उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर अरेंज करते हैं तो इस अरेंजमेंट को, इस क्लासिफिकेशन को हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का नाम दे देते हैं। इसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इसके ऑपोजिट होती है, वो नॉन न्यूमेरिक होती है और क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल होती है। जैसे हाइट है, वेट है, ये सारी क्लासिफिकेशन जो है ना वो हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाती हैं। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड बाय क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट है, वेट है, इनकम है, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएंगी। जैसे हाइट की बुनियाद पर है, हमने हाइट के 3 दर्जे बना लिए हैं। पहला दर्जा है जी, मिसाल देता हूँ कि 56 से 65 है, इसी तरह करके 65 से ऑनवर्ड 85 है। अब ये 3 से 4 ग्रुप्स हमने बना लिए। अब अगर हम इनकी बुनियाद पर, मिसाल देता हूँ कि जी अगर हम लोग इस तरह करके क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि जी 60 टू, इसी तरह करके हमारे पास जो है ना मतलब 60 से जो है ना हमारे पास 90 एक ग्रुप हम बना लेते हैं कि जी इस ग्रुप के अंदर लोग आएँ। इसी तरह करके हम 90 से ऑनवर्ड अगर हम लेना चाहें, मिसाल देता हूँ जी 100 या 110 जो है ना हम लेना चाहते हैं, जो है ना उनकी हाइट इंचेस में हम मैयर कर रहे हैं। तो अब इस ग्रुप के अंदर वो लोग आएंगे जिनकी हाइट 60 और 90 के दरमियान में होगी, और इसमें मिसाल देता हूँ वो लोग आएंगे जिनकी हाइट जो है ना 90 और 110 के दरमियान में होगी। इसी तरह वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है, इनकम हो सकती है। जिस तरह अगर हम लोग कहें कि जी वो लोग जिनकी इनकम जो है वो 20,000 और जो है ना 30,000 के दरमियान में हो, वो लोग इसके अंदर आ जाएं। और इसी तरह करके 30 यानी कि 31,000 और जो है ना 40,000 की जिनकी इनकम है वो दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो इस तरह करके हम अपनी जो है ना क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट की बुनियाद पर करेंगे तो वो क्वालिटेटिव कहलाएगी, और अगर न्यूमेरिकल बेस्ड करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव कहलाएगी। तो ये तरीकाकार था। इसके बाद जी हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जियो से ये लफ्ज़ ड्राइव किया गया है। जियो मीन ज़मीन होती है, जगह या लोकेशन की बुनियाद पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय ज्योग्राफिकल रीजन। अब ज्योग्राफिकल रीजन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री है, मे बी क्लासिफाइड बाय प्रोविंस, हम सूबों के लिहाज से कर सकते हैं, डिवीज़न के लिहाज से कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से कर सकते हैं, टाउन्स के लिहाज से कर सकते हैं। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम लोग ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का नाम दे देते हैं। जब क्लासिफिकेशन हम ज़मीनी लिहाज से, जगह के लिहाज से करते हैं तो उस डिवीज़न को, उस क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का नाम दे देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डाटा हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं प्रोविंस के लिहाज से,
डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से, टाउन्स के लिहाज से, सिटीज़ के लिहाज से, तो ऐसी क्लासिफिकेशन जो है वो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगी। इसके बाद है हमारे पास टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है जी, या क्रोनोलॉजिकल जो है ना क्लासिफिकेशन है। तो टेम्पोरल और जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या होती है? व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड या अरेंज बाय टाइम ऑफ ऑकरेंस सच एज ईयर्स, मंथ, वीक्स, डेज, आवर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। याद रख लीजिएगा, जब हम डाटा जो है ना क्लासिफाइड करते हैं, ग्रुप्स में तकसीम करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, वक्त के लिहाज से हम अपना डाटा अरेंज करते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग टाइम सीरीज़ भी कह देते हैं और टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम दे देते हैं। यानी कि टाइम के लिहाज से जब हम डाटा अरेंज करते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम दे देते हैं। और टाइम जो हो सकता है वो ईयर्स हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी, जो टाइम के लिहाज से की जाएगी, सक्सेसिव टाइम के लिहाज से की जाएगी, तो उसे हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम दे देते हैं। बाज़ औक़ात यही जो क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन होती है, इसको हम टाइम सीरीज़ कह देंगे। याद रखिएगा कि टाइम सीरीज़ क्लासिफिकेशन ये उस वक्त बनती है जब हमारे पास जो टाइम होता है, टाइम ऑफ ऑकरेंस होता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम सेम कैसे हो सकता है। हमने 1980 का डाटा लिया, फिर इसी तरह करके हमने 1981 का लिया, इसी तरह करके हमारे पास 82 आ जाता है, इसी तरह हमारे पास 83 आ जाता है, इसी तरह हमारे पास 84 आ जाता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन आ रही है, ये जो अरेंजमेंट आ रही है टाइम की, ये सेम आ रही है। इसमें सारा टाइम एक जैसा आ रहा है। यानी कि टाइम का जो डिफरेंस है, जो गैप है, अगर वो एक जैसा हो जाए तो उस क्लासिफिकेशन को, उस क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, उस टेम्पोरल क्लासिफिकेशन को हम टाइम सीरीज़ का नाम दे देते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसी क्लासिफिकेशन है कि जिसमें हमारे पास जो डाटा होता है वो टाइम के लिहाज से अरेंज किया गया हो, उसको क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। और यही टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टाइम सीरीज़ तब बनेगी जब इनका टाइम जो होता है सेम आ जाता है, इक्वल इंटरवल आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने वो सारी बात लिखी कि अगर वो टाइम का डिफरेंस एक जैसा हो, उनका इंटरवल एक जैसा हो, तो उसको हम जो है ना टाइम सीरीज़ का नाम दे देते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो है जी वो 4 बुनियादों पे की जाती है। 1 वे होती है, हमारे पास 2 वे होती है, 3 वे होती है और मैनी वे क्लासिफिकेशन होती है। अगर आप अपनी क्लासिफिकेशन को 1 कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर करेंगे, एक खासियत की बुनियाद पर करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? 1 वे क्लासिफिकेशन। जैसे अगर हम जेंडर है मेल और फीमेल, इस तरह अगर हम कर लें तो ये क्लासिफिकेशन 1 कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग है। जैसे हमने जेंडर के लिहाज से कर ली, जैसे हमारे पास है जी मेल है और फीमेल है। अब ये 2 हिस्सों में तकसीम हमने कर ली, ये 2 हिस्सों में आ गई, ये 1 वे है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक ही है। और इसी तरह मेल और फीमेल के लिहाज से, और अगर आप 2 वे अगर हम करना चाह रहे हैं तो 2 कैरेक्टरिस्टिक रखेंगे। अब मेल को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं आगे। इसी तरह करके हम फीमेल के 2 ग्रुप बना लेते हैं। तो मेल के अगर हम 2 ग्रुप बनाते हैं तो इसी तरह करके अगर हम मेल फीमेल के अगर हम 2 ग्रुप बना सकते हैं, और इसी तरह करके हम मेल के 2 ग्रुप बना सकते हैं जी। मेल और फीमेल के 2 ग्रुप बना लें आप। तो मेल के अगर हम 2 मज़ीद ग्रुप बना लें, एक की एज जो है वो हम लोग रख लेते हैं 18 से बिलो, और एक वो रख लेते हैं जिनकी एज जो है वो 18 से अबव है। बिल्कुल इसी तरह करके अगर हम इसके 2 ग्रुप फर्दर बना लें, 18 से बिलो और इसी तरह करके वो जिनकी 18 से अबव है। तो अब अगर हम सिर्फ इस खसूसियात की बुनियाद पर करते हैं जेंडर मेल और फीमेल, दैट इज़ 1 क्लासिफिकेशन। और अगर इसी को अगर हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तो फिर ये हमारे पास 2 वे क्लासिफिकेशन बन जाएगी। इसी तरह करके और भी इसमें चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अगर हम एज के एक अगर हम कंसीडर ना करें, इसको हम रिलीजन के हिसाब से कर लें, यानी कि इसको अगर हम यूँ कह लें कि मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, तो ये भी हमारे पास एक जो है ना बन सकती है। इसी तरह फीमेल को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेल एंड नॉन, यानी कि मुस्लिम एंड
नॉन मुस्लिम। तो अब कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर हम जेंडर सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो 1 वे है, और अगर फिर इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं दैट इज़ 2 वे क्लासिफिकेशन इसकी। फिर अगर हम 3 भी हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं तो ये 3 वे क्लासिफिकेशन बन जाएगी। और अगर इसको और इससे ज़्यादा डिवाइड करना चाहें, और अगर आप इसमें कोई डाटा और चेक करना चाहते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, 3 से ज़्यादा, तो उसे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का नाम दे दिया जाता है। तो 1 वे क्या है जी, 1 कैरेक्टरिस्टिक है। 2 वे 2 कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, इसको 2 वे क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और इसको डाइकोटोमी भी कहा जाता है, यानी कि कट इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और चलना अगर हम 3 वे करेंगे तो फिर क्या है कि हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम अपनी क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे, तो इसको 3 वे क्लासिफिकेशन कहेंगे। और इसी तरह अगर हम क्लासिफिकेशन जो है वो 3 से ज़्यादा की बुनियाद पर करेंगे तो उसे हम मैनी वे या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का नाम भी दे देते हैं। तो मैनी वे या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी आपके सामने है जी, यही हमारे पास है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन को 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी जी, मैनी वे या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहलाएगी। बस ये आज का टॉपिक इतना ही है, मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन कंप्लीट की है, मैंने एक पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके सामने टेबल को डिस्कस करूँगा, टेबल के डिफरेंट पार्ट्स हैं उस पर एक बहस करेंगे। मैं आपको एक टेबल बनाकर दिखाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही टॉपिक है, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।